अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन गफ़्फ़ार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कोरोना के फैलाव को देखते हुए सिंध हुकूमत ने कारोबारी औकात कार महदूद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। अगरचा कारोबारी बरादरी ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, लेकिन अगर अवाम एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें और कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करें तो हुकूमत को भी सख्त इक़दामात उठाने पड़ेंगे। लेकिन बदकिस्मती से एहतियाती तदाबीर पर अमल ना करने की वजह से कोरोना अब फिर तेजी से फैलने लगा है। दूसरी तरफ मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी बज़ाहिर थमती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। आज के इस प्रोग्राम में कई अहम खबरें आप तक पहुंचाई जाएंगी, तो चलिए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं आपको बताऊंगी शहर कराची का हफ्ते भर का अहवाल, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं लाहौर का, जहां महानूर हमारी मुंतज़िर हैं और हमें बताएंगी लाहौर का अहवाल। जी महानूर। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन और मैं हूं महानूर इफ्तिखार। तो शामिल करते हैं इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस। पंजाब हुकूमत का कोविड की तीसरी लहर के पेश नज़र लाहौर समेत पंजाब भर में लॉकडाउन का फैसला। मुगलिया फन तामीर के शाहकार शाही कला में 400 साल पुरानी सुरंग दरियाफ्त। कोविड की तीसरी लहर, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कोरोना सेंटर्स का दौरा। शहर लाहौर के एक्सपो सेंटर में 60 साल से ज़ायद उम्र शहरियों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का हुआ आगाज़। अफ्रीका के जंगलों में एडवेंचर के शौकीन 2 पाकिस्तानी भाइयों का अगला टारगेट मंगोलियन रेस। अंदरून शहर लाहौर की सुरजन स्ट्रीट सयाहों के लिए दिलचस्पी का मरकज बन गई। लाहौर में छोटे बच्चों में गाड़ी चलाने का बढ़ता रुझान और शहर लाहौर में ट्रैफिक चालान के रेट बढ़ गए। आखिर क्यों, जानेंगे सीटीओ लाहौर से। जी तो नाज़रीन, लाहौर का अहवाल आपने जान लिया, अब रुख कर लेते हैं शहर इक़्तिदार का, जहां रज़िया खान हमें बताएंगी शहर इक़्तिदार का अहवाल। जी रज़िया। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर इक़्तिदार से मैं हूं आपकी मेज़बान रज़िया खान और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी लाए हैं आपके लिए शहर इक़्तिदार से अहम खबरों का अहवाल। तो आइए नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। वज़ीर आज़म ने खुद को करंटीना कर लिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान का ट्वीट। बेघर अफराद को छत की फराहमी का वादा पूरा। वज़ीर आज़म ने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत घरों की फराहमी के मंसूबे का आगाज़ कर दिया। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ का नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब। मुजाहिद अनवर खान ओहदे से सुबकदोश। पाक फ़िज़ाइया के नए सरबरा ज़हीर अहमद बाबर ने कमान संभाल ली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जैतून की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। सियाहत का फ़िरोग़, PIA का स्वात तक परवाजें चलाने का ऐलान। जी तो नाज़रीन, लाहौर और इस्लामाबाद का अहवाल आपने जान लिया। अब मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते शहर कराची का अहवाल, लेकिन पहले खबरों की हेडलाइंस। मुल्क में ऑनलाइन काम करने वालों को अब महंगे कंप्यूटर खरीदने पड़ेंगे। कस्टम इंतजामिया ने भारी टैक्सेस आयद कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की MQM के वफ्द से मुलाकात, मुतालिबात पूरे किए जाएं। MQM के वफ्द ने हुकूमत से फिर मुतालिबा कर दिया। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच के खिलाफ गवाही देने वालों को धमकियां। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत में अहम इंकशाफात कर दिए। और कराची से कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द पकड़े गए। दहशतगर्द मुसाफिर ट्रेन पर दस्ती बम से हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। 4 दोस्त आपस में लड़ पड़े, दोस्तों ने गोलियां बसा दी। 2 दोस्त जिंदगी की बाजी हार गए। कराची में दिन दिहाड़े बैंक में डकैती, डाकू 10 लाख लेकर फरार। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कराची मोटरवे पुलिस ने ट्रैफिक की निगरानी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बलोच कॉलोनी पुल पर शहरी और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के दरमियान झगड़ा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान जो मुल्क में IT के शोबे को बुलंदियों पर ले जाने के ख्वाहिशमंद हैं और इस हवाले से बहुत सारे इकदामात भी किए जा रहे थे, लेकिन हाल ही में कस्टम इंतजामिया की जानिब से एक ऐसा फैसला किया गया जिससे ऑनलाइन काम करने वाले ख्वाहिशमंदों को धचका लगा है। इस फैसले से ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े नौजवानों में मायूसी की लहर दौड़ गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब से इक़्तिदार संभाला, उन्होंने कई शोबों में इनकलाबी इक़दामात करने के वादे किए। उन वादों में से एक वादा ये भी था कि मुल्क में IT के शोबे को तरक्की दी जाएगी ताकि पाकिस्तानी नौजवान ऑनलाइन काम करके बाइज्जत रोजगार हासिल कर सकें। लेकिन अब कस्टम इंतजामिया की मेहरबानी से ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। कस्टम्स वैल्यूएशन SRO 1509 के तहत 1 मार्च 2021 से इस्तेमाल शुदा कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स
اور ان کی ایسیسریز کی ویلیو 70 سے 80% تک بڑھا دی گئی ہے، جس کے بعد ان الیکٹرانک اشیاء پر لاگو ڈیوٹی اور دیگر ٹیکسز کی وجہ سے ان کی قیمتوں میں 70 سے 100% تک اضافہ ہو گیا ہے۔ کسٹم انتظامیہ کے اس فیصلے کے بعد ایک سی پی یو جس کی قیمت 3 سے 4 ہزار تھی وہ اب 10,000 روپے میں دستیاب ہوگا، اور استعمال شدہ لیپ ٹاپس جن کی قیمت 8 سے 10,000 روپے سے شروع ہوتی تھی، یہ لیپ ٹاپس اب 20,000 سے کم میں دستیاب نہیں ہوں گے۔ ان استعمال شدہ کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس اور ان سے جڑے سامان یعنی ایسیسریز کا سب سے زیادہ استعمال طالب علم کرتے ہیں۔ یہ طالب علم نئے اور مہنگے کمپیوٹرز افورڈ نہیں کر پاتے۔ ایسے طالب علموں کے لیے یہ استعمال شدہ کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس اور ایسیسریز کسی نعمت سے کم نہیں ہیں، مگر کسٹم انتظامیہ کے اس نئے قانون کے مطابق اب یہ طالب علم استعمال شدہ کمپیوٹر بھی سستے داموں نہیں خرید سکیں گے۔ استعمال شدہ کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس کی مناسب قیمتوں میں دستیابی آن لائن کاروبار اور تعلیم سے جڑے شعبوں کے لیے خاص طور پر کورونا وبا کے دنوں میں امید کی کرن ثابت ہوئی تھی، لیکن موجودہ ٹیکسز کے بعد یہ امید ٹوٹتی نظر آ رہی ہے۔ نئی نسل جو آئی ٹی کے شعبے سے منسلک ہے، ان کے لیے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپس کی قیمتوں میں اضافہ دراصل ان سے ان کی تعلیم کا حق چھین لینے کے مترادف سمجھا جا رہا ہے۔ استعمال شدہ لیپ ٹاپس، کمپیوٹرز اور ایسیسریز سے جڑی کاروباری برادری نے اس نئی ویلیویشن اور اس سے جڑے اضافی ٹیکسز کو مسترد کر دیا ہے۔ اگر حکومت نے اس معاملے پر جلد غور نہ کیا تو آئی ٹی کا شعبہ ملک میں مزید بہتری کے بجائے تنزلی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ پہلے تقریباً 3rd جنریشن 4th جنریشن کمپیوٹر آپ کو ایزیلی اویلیبل تھا، تقریباً مارکیٹ کے اندر ریٹیل پرائز میں 7,500-8 ہزار۔ اب تقریباً ویلیویشن رولنگ اتنی انہانس کر دی گئی ہے، تقریباً 70 سے 80% اس کو انہانس کر دیا ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویلیویشن رولنگ جو ہے یہ امپیوٹ ہے، اس کو چیلنج کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی کو پروموٹ کرنا چاہیے بجائے کہ اس طریقے سے جو ہے پرابلم کریٹ کیے جائے۔ جی تو ناظرین یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کچھ دن پہلے وزیر اعظم عمران خان سے ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں اسد عمر، حفیظ شیخ، شیخ رشید، ڈاکٹر فروغ نسیم، شفقت محمود اور علی زیدی شریک ہوئے، جبکہ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے امین الحق، کنور نوید جمیل، فیصل سبزواری اس ملاقات میں شامل تھے۔ ایم کیو ایم نے اپنے پارٹی دفاتر کی واپسی تحریری معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ ایم کیو ایم کے وفد نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ حیدرآباد یونیورسٹی کے قیام اور کراچی پیکج کے تحت منصوبوں کو فوری مکمل کرایا جائے۔ اس ملاقات میں ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے نئی مردم شماری کے لیے جلد اقدامات کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ کی دہشت کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ مختلف کیسز میں مسلسل بری ہونے کے حوالے سے پبلک پروسیکیوٹر نے عدالت میں اہم انکشافات کر دیے۔ پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل میں بتایا کہ عزیر بلوچ کے خلاف گواہان اور پروسیکیوٹر کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ لیاری گینگ وار کے مرکزی کردار عزیر بلوچ کی مختلف کیسز میں ضمانت کے بعد اس کے خلاف مختلف کیسز کے گواہان کی زندگی کو خطرات بڑھ گئے ہیں۔ اس حوالے سے پبلک پروسیکیوٹر نے عدالت میں اپنے دلائل میں اہم انکشافات کیے ہیں اور عدالت کو بتایا ہے کہ گواہان اور پروسیکیوشن کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ معاملہ یہیں تک محدود نہیں، عزیر بلوچ کے ساتھیوں کی جانب سے پولیس افسران کو بھی دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق کراچی سینٹرل جیل جوڈیشل کمپلیکس میں سیشن عدالت کے روبرو دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ ایکٹ کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ اس موقع پر عزیر بلوچ کے مسلسل مختلف کیسز میں بری ہونے کے حوالے سے پبلک پروسیکیوٹر نے دلائل میں اہم انکشافات کیے۔ پروسیکیوٹر کے مطابق جولائی 2005 میں ماڑی پور سے عزیر بلوچ اور اس کے ساتھی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ گزشتہ برس مقدمے کے اہم گواہ اور تفتیشی افسر شہاب حیدر کو گینگ وار نے قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ مقدمہ میں دیگر گواہان، لیاری ٹاسک فورس کے افسران اور اہلکاروں کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ پبلک پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان کے خوف سے گواہان گواہی کے لیے پیش نہیں ہو رہے۔ استغاثہ کے گواہوں اور عدالتی عملے کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ عدالت مقدمے میں شواہد پیش کرنے کی مہلت دے۔ وکیل سرکار نے مقدمے میں کیس پراپرٹی پیش کرنے کی مہلت مانگ لی۔ عدالت نے آئندہ سماعت تک دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ ایکٹ کے مقدمے میں پراپرٹی پیش کرنے کی آخری مہلت دے دی۔ ناظرین کچھ روز قبل کراچی کے ایک بینک میں ڈکیتی ہوئی۔
इस डकैती में 4 डाकू बैंक से 10 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। डाकुओं ने फरार होते वक्त हवाई फायरिंग भी की। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कराची में जराइम पेशा अफराद दिन दिहाड़े वारदातें करने में मसरूफ हैं और पुलिस हुक्काम की बेबसी देखने से ताल्लुक रखती है। गुज़िश्ता चंद माह में जराइम में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, लेकिन इस हवाले से सिक्योरिटी हुक्काम की तरफ से न तो कोई लाहेअमल सामने आया और न ही इन जराइम पेशा अफराद को रोकने की कोई संजीदा कोशिश की गई। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे राहिल सलमान के मुताबिक चंद दिन पहले न्यू कराची के इलाके 2 मिनट चौरंगी के करीब 4 डाकू बैंक से 10 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इस दौरान डकैती मुजाहिमत पर डाकुओं ने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को राइफल के बट मारकर जख्मी भी किया। लूट मार करने के बाद डाकुओं ने बैंक से बाहर निकलकर हवाई फायरिंग भी की और फरार हो गए। डाकुओं की हवाई फायरिंग और फरार होने की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डाकू वारदात के बाद फायरिंग करते हुए इत्मीनान के साथ फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकू बैंक से 10 लाख से जायद रकम लूटकर फरार हैं। मुलजिमान का 15 पुलिस से मुकाबला भी हुआ। मुलजिमान अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर शहरी की बाइक लेकर फरार हुए। तफसीलात के मुताबिक डकैती के दौरान बैंक के अंदर 3 गार्ड्स मौजूद थे। डकैती की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें डाकुओं को बैंक में लूट मार करते देखा जा सकता है। मुलजिमों ने चेहरे पर मास्क पहन रखे हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि बैंक से फिंगरप्रिंट्स और शवाहिद जमा कर रहे हैं। पुलिस को तवक्को है कि सीसीटीवी फुटेज से मुलजिमों की गिरफ्तारी में मदद मिलेगी। खबर शामिल करेंगे। कराची मोटरवे पुलिस ने ट्रैफिक की निगरानी करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अब ट्रैफिक पर नजर रखने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी के जरिए बाकायदा काम शुरू कर दिया गया है और ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को इनकी वीडियोस दिखाकर चालान किए जा रहे हैं। कराची में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए DIG मोटरवेज का कहना था कि हमारे पास 936 किलोमीटर का एरिया है। इसमें हमारा फोकस कराची से हैदराबाद का रास्ता है, जहां एक गाड़ी भी खराब हो जाए तो कई किलोमीटर का इलाका मुतासिर होता है। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी अपनाई गई है। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, कुछ रोज कबल बलोच कॉलोनी पुल पर शहरी और पुलिस एहलकार के दरमियान झगड़े की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। झगड़े के दौरान पुलिस एहलकार और शहरी के दरमियान लातों और घूंसों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। तफसीलात के मुताबिक ये झगड़ा सड़क पर खड़ी गाड़ी गलत खड़ी करने पर हुआ। तल्ख कलामी के दौरान शहरी ने एहलकार का गिरेबान पकड़ा तो दूसरे एहलकार ने गुस्से में आकर शहरी की पिटाई शुरू कर दी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरी को सड़क से गाड़ी हटाने का कहा गया तो उसने बदतमीजी शुरू कर दी। पुलिस ने शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी तो नाज़रीन, ये था शहर कराची का हफ्ते भर का अहवाल। अब मुझे दीजिए इजाजत और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगी महानूर इफ्तिखार। ओवर टू यू महानूर। वेलकम बैक नाजरीन। कोरोना की तीसरी लहर एक बार फिर सर उठा रही है। आए रोज केसेस में इजाफा हो रहा है, इसीलिए एहतियात लाजमी है। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र गुज़श्ता हफ्ते पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत पंजाब भर में लॉकडाउन का नफाज कर दिया है, जिसके तहत कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद और हफ्ता इतवार की छुट्टी के ऐलान के साथ साथ रेस्टोरेंट में डाइनिंग की इजाज़त बंद करने का फैसला हुआ है। कोविड की तीसरी लहर से बचने के लिए हम में से हर एक को चाहिए कि समाजी फासला इख्तियार करें और हुकूमती SOPs पर मुकम्मल अमल को यकीनी बनाएं। और दूसरी तरफ आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कोरोना सेंटर्स का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब ने मुअम्मर अफराद को कोरोना वैक्सीन के लिए किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा हालात में अवामी इज्तिमात करना कोई दानिशमंदी नहीं, हम सबको सबसे पहले शहरियों की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ज़ाती मफादात की खातिर ज़िंदगियों से खेलना संगदिली है। मज़ीद जानते हैं मियां असलम की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार एक्सपो सेंटर पहुंच गए। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले बुजुर्ग शहरियों से मिले, उनसे सहूलियात के बारे में आगाही हासिल की और उन्हें फ्राहम की गई सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वैक्सीन लगाने वाले हेल्थ केयर वर्कर से भी गुफ्तगू की और उनकी खिदमात को सराहा। बुजुर्ग शहरियों ने वज़ीर आला से गुफ्तगू में कहा कि आपकी हुकूमत ने बुजुर्ग शहरियों के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए शानदार इंतजामात और मिसाली इक़दामात किए हैं।
वज़ीर आला का कहना था कि कोरोना की हालिया लहर खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही है। मौजूदा हालात में अवामी इज्तिमात करना कोई दानिशमंदी नहीं। 114 सेंटर हैं पूरे पंजाब के अंदर हमने बनाए हैं। सुबह 8 से शाम 8 बजे तक ये वर्क करता है और अभी हम इंशाल्लाह बसेस भी ला रहे हैं ताकि बड़े शहरों के अंदर वो जो एल्डरली लोग हैं उनको यहाँ सेंटर तक ले आएँ। नाज़रीन, शहर लाहौर में भी 60 साल से ऊपर के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन का आगाज़ हो गया है। विफाकी वज़ीर असद उमर की जानिब से शनाख्ती कार्ड की शर्त पर वैक्सीन लगवाने के ऐलान के बाद बुजुर्ग शहरियों की लंबी कतारें लग गई। इंतज़ामिया का कहना है कि बुजुर्ग शहरी रेस्क्यू 112 के मोबाइल मैसेज को मौसूल होने के बाद एक्सपो सेंटर आए ताकि उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। आइए नाजरीन, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं उन दो पाकिस्तानियों से जो अफ्रीका के जंगलों में एडवेंचर के शौकीन हैं। मंगोलियन रेस के लिए ये दोनों भाई आजकल लाहौर में तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों भाई पेशा के एतबार से तो डॉक्टर हैं, मगर एडवेंचर के शौकीन ये दोनों भाई अफ्रीका के जंगलों सहराओं में घोड़ों पर तवील सफ़र के कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। मज़ीद जानते हैं अब्बास रजा की रिपोर्ट में। डॉक्टर फहद जमील और डॉक्टर उमर हयात खान को शौक तो है घोड़े दौड़ाने का, लेकिन फासले हैं लंबे और दुश्वार गुजार। कहीं जंगल आ जाता है तो कहीं खूनखार जानवर, लेकिन एंड्योरेंस रेस में आपकी रफ्तार से ज्यादा देखना यह होता है कि आप कैसे अपने घोड़ों के साथ मिलकर चलते हैं। जब आप 10 दिन वाइल्ड में हैं, आपके पास कोई बाथरूम नहीं है, आपके पास घर का बिस्तर नहीं है, ठंड हो रही है, आप उधर ही हैं, बारिश हो रही है, बर्फ पड़ रही है, जो भी हो रहा है क्लाइमेट, आपने उसको फेस करना है। डेविस कप है कैलिफोर्निया के अंदर, जो कि 100 माइल्स की 24 आवर्स ड्यूरेशन की एक रेस है, जो कि इंशाल्लाह जिसमें हम कम्पीट करने जा रहे हैं। एंड्योरेंस रेस में इस्तेमाल होने वाले घोड़े भी आम नहीं, खास अरबियन नस्ल को खासी मुश्किल तरबियत से गुजारा जाता है। कुछ ब्रीड्स हैं जो कि एंड्योरेंस राइडिंग नहीं कर सकती, तो आपको यू हैव टू हैव अ स्पेसिफिक ब्रीड और उसके ऊपर भी फिर आपको काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान के ये खिलाड़ी अब खतरों से भरपूर खेल को पाकिस्तानी जंगलों की जीनत भी बनाना चाहते हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लाहौर शहर अपने अंदर हज़ारों साल की तारीख समोए हुए है। अंदरून शहर लाहौर की सुरजन स्ट्रीट सयाहों के लिए दिलचस्पी का मरकज़ बन गई है। इन दिनों रंग दे लाहौर के नाम से वर्ल्ड सिटी लाहौर ने गली सुरजन सिंह को कदीम तर्ज पर बहाल करने का फैसला किया है। आइए नाजरीन, स्ट्रीट सुरजन सिंह की सैर करवाते हैं। कदीम लाहौर के देहली गेट से अंदरूने शहर में जाएं तो सुरजन सिंह गली सियाहों को कुछ पल ठहरने पर मजबूर कर देती है। तुर्क तर्ज की सुर्ख ईंटों का फर्श, सर्वकामत खिड़कियां, ऊंचे रोशनदानों से झांकता लाहौर और पुराने झोंकों पर मुअल्लक गुलदस्ते और बरकी कुमक में यहाँ आने वालों को अपनी शहर में जकड़ लेते हैं। रंग दे अंदरूने लाहौर के नाम से वॉल सिटी लाहौर ने गली सुरजन सिंह को कदीम तर्ज पर बहाल किया है। गली सुरजन सिंह की बहाली के बाद ये सियाहों की निगाह का मरकज बन चुकी है। आने वाले इस गली की खूबसूरती देखकर दंग रह जाते हैं और इस गली को यूरोप के कई शहरों की गलियों से तशबीह दे रहे हैं। गली सुरजन सिंह के मकीन भी कूचे की सफाई और सुथराई और नफासत से की गई आराइश पर खुश हैं। सुबह 6 बजे से लेके रात 11 बजे आखिरी दफ़ा फिर सफाई होती है। उनके बाहर से डिज़ाइन वगैरह सारे उन्होंने चेंज किए, इंटरनली उनको चेंज किया, फिर अभी ये प्लांटेशन हुई है, लाइटिंग वगैरह हुई है। हमारा पूरी गली जो है पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है। सुरजन सिंह की तरह आसपास की गलियों को भी साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और दूसरी तरफ आपको बताएं कि लाहौर के इलाके मुगलपुरा के करीब केनाल रोड पर कमसिन बच्चा तेज रफ्तारी के साथ कार चलाता रहा। कार चलाने की वीडियो वायरल हो गई। सीटीओ लाहौर के हुक्म पर ट्रैफिक वार्डन्स ने गाड़ी पकड़कर कार मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड कब्जे में ले लिया। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं साकिब सलीम भट्ट अपनी रिपोर्ट में। रिमोट कंट्रोल कार चलाने की उम्र में वालिद ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए असल कार का स्टीयरिंग कमसिन बेटे के हाथ में थमा दिया। यूहानाबाद का रिहायशी सुनील गुलफाम नामी शख्स अपने कमसिन बेटे के साथ कार में बैठ गया। बच्चे ने कार चलाना शुरू कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा सड़क पर भी नहीं देख पा रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर सीटीओ लाहौर सैयद हमाद आबिद के हुक्म पर गाड़ी पकड़ ली गई।
नाज़रीन, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जुर्मानों में इजाफा कर दिया गया है। जुर्मानों में इजाफे से ट्रैफिक कवानीन की पासदारी में किस हद तक मदद मिल सकेगी? लाहौर शहर में ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर सैयद हमाद आबिद। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में कितना इजाफा किया गया है? जो आपका क्वेश्चन है कि किस हद तक जुर्मानों में इजाफा किया गया है, तो हमारे मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस का जो 12th शेड्यूल है उसके मुताबिक 24 वायलेशन कोड्स हैं। हर कोड के अंदर मोटरसाइकिल्स के लिए अलहदा शरह है, उसके अंदर जो इजाफा हुआ है, जो मोटर कार और गाड़ियां जो हैं जीप्स हैं उनका अलहदा है। इसके बाद हमारी जो कैटेगरी आ जाती है कमर्शियल व्हीकल्स की, हमारी HTV जो हैवी ट्रैफिक है, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं, उनकी डिफरेंट उन्हीं वायलेशंस के ऊपर उनकी इन्हांसमेंट ज़्यादा है। तो मैं आपको मिसाल देने के लिए बताता हूँ कि जैसे हमारे लिए एक बहुत बड़ा इरिटेंट है, हम देखते हैं कि लोगों की हेड इंजरीज़ में डेथ्स होती हैं मोटरसाइकिल्स के ऊपर, हेलमेट्स नहीं पहनते। तो उसके लिए जो अभी एग्जिस्टिंग हमारा मौजूदा लॉ के अंदर 200 रुपया जुर्माना है। तो हमने जो प्रपोज़ किया और उसकी अप्रूवल हुई वो 600 रुपये है। तो हमने कीपिंग इन व्यू द टाइप ऑफ वायलेशन उसके अंदर प्रोपोर्शनेटली हमने इजाफे की समरी भिजवाई थी। तो इस तरह ही डिफरेंट और वायलेशंस के ऊपर हैं, लाइसेंस ना होना पास, इसके अलावा रूट परमिट का ना होना, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है, ओवरलोडिंग करना। तो लाइक वाइज इसमें मुख्तलिफ कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स के लिए मुख्तलिफ फ़ाइन्स की शरह मुतारिफ होने जा रही है। अच्छा हमाद साहब, आप क्या समझते हैं जुर्मानों में इजाफे से क्या शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करेंगे? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल के मुताबिक और इसके पीछे इसकी सोच भी यही थी कि जिस तरह आप बाहर के ममालिक में देखें वहाँ पे बहुत हेफ्टी फ़ाइन्स होते हैं। यूरोप की मिसाल ले लें तो यूरोज़ में बहुत हैवी फ़ाइन्स हैं, पाउंड्स UK में इस तरह ही है। तमाम सिविलाइज जो कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ में चले जाएं तो दिरहम्स में और रियाल्स में, सऊदी रियाल्स में बहुत हैवी फ़ाइन्स हैं। इसकी मिसाल देने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक बंदा है वो अपनी V8 लैंड क्रूज़र में बैठा है 3-3.5 करोड़ रुपए की गाड़ी में और उसका हम 200 रुपये या 500 रुपये जुर्माना करते हैं तो इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि वायलेटर को डर और खौफ हो और इन्फोर्समेंट का उसको खौफ हो और उसकी वजह से हमारा ट्रैफिक डिसिप्लिन रोड के ऊपर बेहतर हो, लोग हमारे ज़्यादा लॉ अबाइडिंग हो ताकि हम इंसानी जानों को महफूज बना सकें। अच्छा हमाद साहब, ऐसा सुनने में आ रहा है कि चालान करने वाले वार्डन्स को जुर्माने की रकम में से कुछ हिस्सा मिलेगा, क्या ये सच है? जी, इसमें हमारा एक प्रपोज़ल ये भी था, ये खैबर पख्तूनख्वा में 2009 के अंदर उन्होंने एक प्रोविंशियल असम्बली से एक अपना फाइनेंस बिल अप्रूव कराया था। तो ये बहुत साल पहले, ऑलमोस्ट 10 डेकेड अगो, 10 साल पहले ये वहाँ पे हो गया था। और इत्तेफाक से मैं वहाँ पे उस ज़माने में आई वाज SSP ट्रैफिक पेशावर, तो वहाँ ये इंट्रोड्यूस हो गया था जिसके बहुत पॉजिटिविटी आई थी। हमने भी इन्हीं लाइंस के ऊपर को फोकस करते हुए हमने भी प्रपोज़ किया था, लेकिन जो जुर्मानों की मद में जो कुछ ख़ास परसेंटेज थी, जो ऑल अक्रॉस पंजाब जो हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनको उसकी एक मद जानी थी जो कि बहुत निग्लिजिबल थी, लेकिन एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल में उसका अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ। अच्छा हमाद साहब, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए सेफ सिटी कैमरों या ई चालानिंग से कितना फ़र्क पड़ा है? सेफ सिटी के कैमराज बहुत कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं इन क्रिएटिंग डेटरेंस। वो किस तरह के जो सेफ सिटी के कैमरास हैं वो जब किसी को, लोगों को, जहाँ स्पीड जोन्स हैं जहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं वहाँ पे फ़ौरन लोग ब्रेक मार लेते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जहाँ जहाँ कैमरास हैं वहाँ पे लोग लेन लाइन डिसिप्लिन का भी ख्याल करते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स को भी ओवर रन नहीं करते, अपनी स्पीड का भी ख्याल करते हैं क्योंकि उनको जुर्माने उनके घरों में जा रहे हैं। हमारी 17 इन्फोर्समेंट टीम्स हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस की जो कि सेफ सिटी के साथ हैंड एंड ग्लव्स काम कर रहे हैं और हमारी एक मैसिव अवेयरनेस कैंपेन भी चल रही है। तो उससे बहुत हमें फ़ायदा हासिल हो रहा है और इसीलिए हमने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम करके ये प्रपोज़ भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है। तो उसके बाद मज़ीद मौसर तरीके से कार्रवाई हो सकेगी। जी ले जनाब, अब ज़रा बात कर लेते हैं मुगलिया फ़न तामीर के शाहकार शाही कला की, जहां पर दरियाफ्त हुई है 400 साल पुरानी सुरंग। 4 सदियों तक ज़मीन के सीने में दफन रहने के बावजूद इस सुरंग की दीवारें आज भी अपनी जगह मजबूती के साथ कायम हैं। आइए मज़ीद 400 साल पुरानी सुरंग के बारे में देखते हैं आसिफ महमूद की इस रिपोर्ट में।
मुगल दौर के शाहकार शाही किला की एक और खुफिया सुरंग दरियाफ्त। 4 सदियों तक ज़मीन के सीने में दफन रहने के बावजूद इस सुरंग की दीवारें मजबूती के साथ अपनी जगह कायम हैं। कातब खाने से हम लोगों ने उसके फ्लोर से इसको देखा कि वहाँ पे 1 फुट गड्ढा बन गया था फर्श के अंदर, तो पानी नीचे सीप करता रहता था और सारे प्लस्तर के अंदर नमी आती थी। माहिरीन के मुताबिक सुरंग को मुगलिया दौर में पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके स्ट्रक्चर से लगता है कि ये सिर्फ पानी के लिए नहीं इस्तेमाल होता होगा, क्योंकि इसकी हाइट उन्होंने इतनी बनाई है कि इसमें आराम से बंदा चल सकता था और थोड़े थोड़े फासले के बाद वेंटिलेशन का सिस्टम किया गया। बरसात के मौसम में बारिशी पानी किला के नीचे बनी ऐसी ही सुरंगों में जमा हो जाता, जिससे मोती मस्जिद, मुकातिब खाना, हवेली, माई जिंदा और म्यूजियम की इमारत समेत मुख्तलिफ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। 625 फुट लंबी सुरंग की मरम्मत और सफाई करके इसे एक बार फिर पानी के निकास के काबिल बना दिया गया है। तो ये था कॉस्मोपॉलिटन लाहौर का मुकम्मल अहवाल। अब मुझे दीजिए इजाज़त। इस्लामाबाद के अहवाल के साथ आपको ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं पहली खबर की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में करंतना कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म के मावन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने समाजी रवाबित की वेबसाइट ट्विटर पर तस्दीक की कि इमरान खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद को घर में करंतना कर लिया। इससे कबल 18 मार्च को सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाई थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत घरों की फराहमी के मंसूबे का आगाज कर दिया। मंसूबे के तहत 1000 से जायद फ्लैट्स और 500 मकानात अलॉट करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। इस्लामाबाद में मेहनत कश तबके में घरों और फ्लैट्स अलॉट करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पौधा लगाकर तकरीब का आगाज़ किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से घरों का मुआयना किया गया, जबकि इस मौके पर इमरान खान को मंसूबे से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हाउसिंग स्कीम के हवाले से सूबों के किरदार पर बात करते हुए कहा कि सिंध की सूबाई हुकूमत ने हमसे कोई ताउन नहीं किया, लेकिन फिर भी कोशिश है कि मराअत दी जाए। इस्लामाबाद में मेहनत कशों में घर और फ्लैट्स अलॉट करने की तकरीब से खिताब के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वर्कर्स वेलफेयर फंड करप्शन का पलंदा थे। इसमें सारी करप्शन होती थी, लेकिन मजदूरों को कुछ नहीं मिलता था। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 25 बरस पुराने नया हाउसिंग मंसूबे को दोबारा फाल करने का इरादा किया और अब 2.5 बरस में एक पूरी सोसाइटी बन चुकी है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। हम जब नया पाकिस्तान कहते हैं, नई सोच का नाम है, एक नए माइंडसेट का नाम है। हमारा जो नया पाकिस्तान हाउसिंग है, इसने पूरी जिस तरह हर फ्लैट पे 3 लाख रुपया गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि जैसे जैसे हुकूमत के पास हमारी आमदनी बढ़ती जाएगी, हम और ज़्यादा पैसा लगाते रहेंगे इस हाउसिंग के ऊपर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में मेहनत कशों और बेवाओं में मकानात और फ्लैट्स की तकसीम के लिए कुरानदाजी की तकरीब से खिताब किया और नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम को बेहतरीन मंसूबा करार दिया। नामुमकिन है कि एक मजदूर, एक मेहनत कश, एक तनख्वाहदार, नामुमकिन है इनके लिए कि ये कभी भी इतना पैसा इनके पास हो कि अपना घर खरीद सके शहरों में। वो जो किराया होगा वो कर्जों की किस्त में चला जाएगा और वो घर भी उनका अपना हो जाएगा, अपनी मालकियत हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात का भी एतराफ़ किया कि मंसूबे में बैंक शामिल ना होते तो हम ये काम नहीं कर सकते थे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं हुआ। हमसायों के साथ तमाम तनाज़ात पुरअमन और बावकार मज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। इस हवाले से उनका मज़ीद कहना था कि नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न डायलॉग वक्त की ज़रूरत है, हमें खित्ते की खुशहाली के लिए आगे बढ़ना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह मसला कश्मीर है। खित्ते में अमन के लिए पुरअमन तौर पर मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। आर्मी चीफ ने कहा कि हम चाहते हैं कि कश्मीर का मसला कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल हो। पाकिस्तान खित्ते में एक जिम्मेदार मुल्क है। खित्ते में क़याम अमन से दीगर ममालिक की खुशहाली जुड़ी है। खित्ते में अमन होगा तो मईशत मजबूत होगी और तमाम ममालिक अमन से रह सकेंगे। हमसायों के साथ तमाम तनाज़ात पुरअमन और बावकार
مذاکرات سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان میں امن خطے میں امن کی ضمانت ہے، ہم افغانستان میں قیام امن کے لیے تعاون فراہم کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ It is important to understand that without the resolution of Kashmir dispute through peaceful means, process of subcontinental rapprochement will always remain susceptible. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نیشنل سیکیورٹی ڈائلاگ کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ نیشنل سیکیورٹی صرف اندرونی اور بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنا نہیں، ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ آرمی چیف نے دنیا میں دہشت گردی پر بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ نیشنل سیکیورٹی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ We are ready to improve our environment by resolving all our outstanding issues with our neighbors through dialogue in a dignified and peaceful manner. We have learned from the past to evolve and are willing to move ahead towards a new future. However, all this is contingent upon reciprocity. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان خطے میں سیکیورٹی خطرات کے باوجود دفاع پر کم خرچ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن خطے میں امن کی ضمانت ہے۔ We will continue to emphasize on a sustained and inclusive peace process for the betterment of people of Afghanistan and regional peace. Moreover, beside offering our all-out support to Afghanistan peace process, improving economic and trade environment along Pak-Afghan border. آرمی چیف نے بتایا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی پر قابو پانے کے لیے کم ترقی یافتہ علاقوں کو ترقی دی جا رہی ہے۔ پاکستان کی جیو پولیٹیکل حیثیت خطے میں ترقی کا باعث بن سکتی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ پاک فضائیہ کے سربراہ مجاہد انور خان عہدے سے سبکدوش ہو گئے، جبکہ ان کی جگہ نئے ایئر چیف ظہیر احمد بابر نے کمان سنبھال لی۔ اسلام آباد میں پاک فضائیہ میں کمانڈ کی تبدیلی کی تقریب ہوئی، جس میں سبکدوش ہونے والے ایئر مارشل مجاہد انور خان نے کمانڈ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر کو سونپی۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر طیاروں نے سبکدوش ہونے والے ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کو سلامی دی۔ تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ 40 سال تک فضائیہ کی خدمت کرنا میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ اسلام آباد میں پاک فضائیہ میں کمانڈ تبدیلی کی پروقار تقریب، ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان سبکدوش، کمان نئے سربراہ ظہیر احمد بابر کو سونپ دی۔ فضائیہ کے چاقو چوبند دستے نے سبکدوش اور نئے ایئر چیف کو سلامی دی۔ ظہیر احمد بابر سدھو نے نئے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ JF-17 تھنڈر طیاروں نے سبکدوش ہونے والے ایئر چیف مجاہد انور خان کو سلامی دی۔ سبکدوش ایئر چیف مجاہد انور خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 40 سال تک فضائیہ کی خدمت کرنا میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ قوم کے تعاون سے ملک کی دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ I am confident that during his tenure of command of Pakistan Air Force will scale to new heights of excellence, inshallah. My praise would always be with him to lead Pakistan Air Force with exemplary traits. سبکدوش ایئر چیف مجاہد انور خان نے مزید کہا کہ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی صلاحیتوں پر اعتماد ہے، ہر شعبے میں تعاون پر اپنے اسٹاف کا شکر گزار ہوں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ وزیر اعظم عمران خان نے نوشہرہ میں زیتون کی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ مہم کے تحت موزوں مقامات پر زیتون کی شجرکاری کی جائے گی۔ انہوں نے شجرکاری اور زیتون کی کاشت سے متعلق پروگرام میں شرکت کی اور زیتون کی شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ زیتون کو دنیا بھر میں ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ 10 ارب درخت لگانا ہمارا چیلنج ہے۔ زیتون کی کاشت سے پاکستان خوشحال ہوگا، منصوبے سے پورے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج فوڈ سیکیورٹی ہے۔ دنیا میں ماحولیاتی تبدیلی بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو شجرکاری مہم سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ آپ کو شاہ فرمان خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ نے ڈرائیو کیا یہ ساری آلیو ٹری پلانٹیشن، یہ جو ڈرائیو ہے یہ آپ کی طرف سے تھی، یہ بڑی زبردست ہے۔
वज़ीर आज़म इमरान खान ने नौशहरा में जैतून की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह और तकरीब से खिताब किया। कहा शहरों में भी जैतून काश्त करेंगे। ये जो दरिया सिंध है, इसका जो राइट बैंक है, सारा सुलेमान रेंज तक ऊपर कबायली इलाका, ये सबसे बेहतरीन इलाका है जैतून के दरख्तों के लिए। ये सारा बलूचिस्तान तक नीचे बेल्ट जो है, ये सारे इलाके के अंदर जिधर और कोई चीज़ उग नहीं सकती, वहाँ जैतून के लिए वो बेहतरीन इलाके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान को जैतून की काश्त के लिए स्पेन से ज़्यादा मौजू करार दिया। हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, हम बजाय एडिबल ऑयल इंपोर्ट करने के हम बल्कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम तो दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर बन सकते हैं जैतून का। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा जब हम हुकूमत में आए तो एक्सपोर्ट्स का बड़ा खसारा था। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। सियाहत के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने स्वात, स्कर्दू और गिलगित तक परवाज़ें चलाने का फ़ैसला कर लिया। स्वात में मौजूद सैदू शरीफ एयरपोर्ट को 2004 में सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर गैर फ़ाल कर दिया गया था। ताहम अब जल्द ही सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से इसे अपग्रेड किए जाने के बाद इसे फ़ाल कर दिया जाएगा। PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ ने इस हवाले से बताया कि कौमी एयरलाइन की जानिब से अगले माह से इस्लामाबाद से सैदू शरीफ तक हफ्तावार 2 परवाज़ें चलाने का फ़ैसला किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि PIA ने अगले माह से ही लाहौर से स्कर्दू और लाहौर से गिलगित तक भी परवाज़ें चलाने का फैसला किया है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। सयाहों के लिए खुशखबरी। हुकूमत का 17 साल बाद सुवात के सैदो शरीफ एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। तर्जुमान PIA के मुताबिक सैदो शरीफ एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। बहुत खुशाइन बात यह है कि परवाज़ें बाकी दीगर नॉर्दर्न एरियाज़ की तरह सिर्फ इस्लामाबाद से ऑपरेट नहीं कर रही, बल्कि इन परवाज़ों के ऊपर लाहौर और कराची के लिए भी बहुत अच्छे कनेक्शन रखे गए हैं। लाहौर से सुवात के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें जुम्मे और पीर को ऑपरेट होंगी। लाहौर से सुवात का किराया 6,369, जबकि इस्लामाबाद से 5,315 रुपए मुकर्रर किया गया है। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे अपनी मेज़बान रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।